और ये है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना पिरामिड, जिसका वजन करीबन 15 लाख हाथियों के बराबर है। इसके पास 2 और पिरामिड है, जहां दूसरे पिरामिड के पास एक बहुत ही अजीब स्ट्रक्चर है, स्फिंक्स, जिसका धड़ शेर का और सर इंसान का है। इन 4 आर्किटेक्चर साइट्स को मिलाकर पूरे इजिप्ट में 100 से भी ज्यादा पिरामिड्स हैं, पर इन सब में सबसे यूनिक है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो 4000 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही। अगर इसकी हाइट देखें तो करीबन 40 माले जितनी ऊंची। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो कि आज से 4500 साल पहले इतनी ऊंची इमारत को कैसे बनाया होगा? इसके बेस एरिया की बात करें तो 2 फुटबॉल ग्राउंड को एक साथ रख दो। इसके चारों ओर का पेरीमीटर, अगर हम इसके बेस के चारों साइड पर वॉक करें तो टोटल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 900 मीटर हो जाएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9 क्रिकेट ग्राउंड्स की बाउंड्री के बराबर है। यह तो कुछ भी नहीं, इससे भी सरप्राइजिंग है इसका वेट। इसमें 23 लाख स्टोन ब्लॉक यूज किए गए। हर एक ब्लॉक का वेट देखा जाए तो लगभग एक बस जितना भारी है, और जो सबसे हेवी ब्लॉक है उसका वेट लगभग 7 बसेस के बराबर है। और इन सब में से भी चौंकाने वाली बात यह है कि इनको बनाने में जो पत्थर यूज हुए वो आसपास के 800 किलोमीटर तक के एरिया में नहीं पाए जाते। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े और हेवी पिरामिड्स को क्यों बनाया गया, वो भी आज से 4500 साल पहले। कुछ लीजेंड्स के अकॉर्डिंग पिरामिड्स इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। कुछ मानते हैं कि इन पिरामिड्स में एक सीक्रेट चेंबर है जिसमें कुछ छुपा हुआ है, पर इन सब का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन वास्तव में ये पिरामिड मॉन्यूमेंट्स है, टॉम है। वहाँ के राजा आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद भी लाइफ होती है। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो मरने के बाद भी उसकी लाइफ होती है। इसलिए इन राजा के मरने के बाद इनकी बॉडी को ममीफाई करके एक कोफिन में पैक कर इन पिरामिड्स में रख देते थे। इनके साथ काफी सारी खाने पीने की चीजें, ज्वेलरी, गुलाम और फर्नीचर रखे जाते थे, ताकि आफ्टर लाइफ में वो इनका यूज कर सकें। ऐसा माना जाता है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को ओल्ड किंगडम के फेरोज कुफू ने बनाया था। इजिप्ट में राजा को फेरोज कहते थे। और ये जो मैंने दूसरा पिरामिड बताया था जिसके पास स्फिंक्स है, उसे कुफू के बेटे खापरे ने बनाया था। और ये जो तीसरा सबसे छोटा पिरामिड है, इसे खापरे के बेटे मेनकोरे ने बनाया था। सबसे बड़ा सवाल यह है, इतने वीरान रेगिस्तान में जहां दूर दूर पत्थरों का नामो निशान नहीं है, वहां पर इतने बड़े पत्थरों को कैसे लाया गया जब उस टाइम पहियों तक का आविष्कार नहीं हुआ था? एक पॉसिबल थ्योरी कहती है कि यहाँ पत्थरों को लाने के लिए नदी पर फ्लोटिंग राफ्ट बनाई गई थी, जिनसे वो पत्थरों को एक सर्टेन दूरी तक ले जाते। फिर पिरामिड्स के पास ले जाने के लिए उन्हें स्लीज पर रखा जाता। स्लीज और रेत के बीच का फ्रिक्शन कम करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट में पानी डाला जाता, जिसका एविडेंस मिलता है 1900 बीसी के आसपास की एक पेंटिंग में, जो 2014 में डिस्कवर हुई थी। इस पेंटिंग में आप देख सकते हो कि 170 लोग एक बड़े स्टेचू को स्लीज पर रखकर खींच रहे हैं। अगर आप ध्यान से इस पेंटिंग को देखो तो एक आदमी स्टेचू के आगे वाली रेत पर पानी डाल रहा है। पहले आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि ये कोई रिचुअल का हिस्सा हो सकता है या शायद कोई परंपरा हो सकती है स्लीज के आगे पानी छिड़कने की। लेकिन जब इस टेक्निक को फिजिसिस्ट डेनियल बोन और उनकी टीम ने एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया, तब उन्होंने पाया कि अगर रेत में एक सर्टेन अमाउंट में पानी मिलाया जाए तो रेत और ऑब्जेक्ट के बीच का फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिससे रेत पर हेवी ऑब्जेक्ट को भी आसानी से खींचा जा सकता है। अब अगला चैलेंज था इन स्टोन ब्लॉक को पिरामिड के ऊपर कैसे रखा जाए। अब यहाँ पिरामिड्स में पत्थरों को एक दूसरे से इतने अच्छे से जोड़ा गया है कि उनके बीच की दरार सिर्फ कुछ mm है। उस टाइम पत्थरों को शेप देने और काटने के लिए कोई मशीन नहीं थी। फिर ये सब उन्होंने किया कैसे? और ये आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी मुश्किल लगता है। आज तो हमारे पास पत्थरों को शेप देने और काटने के लिए कई सारे टूल अवेलेबल हैं, लेकिन आज से 4500 साल पहले कोई ऐसा टूल नहीं था। लेकिन उस वक्त तक कॉपर मेटल डिस्कवर किया जा चुका था। ऑलमोस्ट सभी टूल कॉपर के बनाए गए थे, पर इन पिरामिड्स में जो ग्रेनाइट पत्थर यूज हुआ वो बहुत ही हार्ड था, जिसे कॉपर से भी नहीं काटा जा सकता। उसके लिए उन्होंने डोलेराइट नाम का पत्थर यूज किया, जो ग्रेनाइट जैसे हार्ड पत्थर को भी आसानी से काट सकता था। पिरामिड्स बनाने में लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और मोर्टार यूज किए गए। ज्यादातर पत्थर आसपास के एरिया से ही लाए गए थे। बाकी के कुछ पत्थर इजिप्ट में साउथ से लाए गए थे, जो लगभग 800 किलोमीटर दूर था। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब भी कोई ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो इनको बनाने का सारा काम गुलामों से करवाते थे। उन पर अत्याचार करते उन्हें मारा जाता, पीटा जाता, दिन भर उन्हें भूखा रखा जाता और
सदियों तक लोग यही मानते रहे कि ये मॉन्यूमेंट्स क्रूअल फेरोस के अंदर गुलामों से बनाए गए थे। लेकिन मॉडर्न आर्कियोलॉजी ने कई दशकों तक गीजा प्लेटू का स्टडी किया और ये डिस्कवर किया कि पिरामिड्स बनाने वाले कोई गुलाम नहीं थे, बल्कि स्किल्स वर्कर थे जो पिरामिड्स के पास एक वेल ऑर्गेनाइज सिटी में रहते थे। ये वर्कर्स आम इजिप्शियन थे जो अपने फेरोज के लिए सोसाइटी की ड्यूटी के रूप में काम करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कम्युनिटी सर्विस या फीडू लेबर। उनके रहने और खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता था। इससे पता चलता है कि वो रेस्पेक्टेड लेबर थे, कोई गुलाम नहीं। इसी के साथ इजिप्शियन अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर फाउंडेशन मजबूत हुआ तो इमारत भी बहुत मजबूत होगी, और शायद यही रीजन है कि ये पिरामिड्स आज तक टिके हुए हैं। उस टाइम आज के जैसे कोई क्रेन, पुली और कोई मशीनरीज नहीं थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पहिए तक का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने अधिकतर भारी पत्थरों को नीचे रखा और बाकी के पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए एक इफिशिएंट रैंप सिस्टम बनाया गया, जिसका एविडेंस मिलता है 4500 साल पुरानी वुडन रैंप जो 2015 में इंग्लिश और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की थी। स्कॉलर्स के मुताबिक पिरामिड्स के लिए उन्होंने ऐसी ही रैंप सिस्टम का यूज किया होगा जो जमीन से टॉप तक जाती थी, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती वैसे वैसे रैंप की लंबाई भी बढ़ती जाती, जिससे स्लोप मेंटेन रहे ताकि पत्थरों को आसानी से चढ़ाया जा सके। पत्थरों को ऊपर खींचने के लिए दोनों तरफ लकड़ी के पिलर्स थे जिन पर लस्सी लपेटकर पत्थरों को ऊपर खींचते थे। अब खींचे हुए पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए वो लीवर का यूज करते थे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जिसके एक तरफ वेट रखा जाता। इससे स्टोन को लिफ्ट करना, घुमाना और उसकी जगह पर रखना काफी आसान हो जाता। अब इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। स्कॉलर का मानना है कि ऐसा ही सिस्टम इजिप्ट में हजारों सालों से यूज हो रहा था, सेडोप के नाम से, जिसका यूज इजिप्शियन नाइल रिवर से पानी खींचने और अपने फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए करते थे। अब आप सोचिए, जो इमारत हजारों साल पहले बनाई गई थी वो आज भी सुरक्षित है। इन हजारों सालों में कितने ही भूकंप आए होंगे, आक्रमण हुए होंगे, लेकिन इन सब के बावजूद ये आज भी सेफ है। इसके पीछे का कारण है इसके अच्छे आर्किटेक्चर के साथ इसके पत्थरों को एक दूसरे से मजबूती से जोड़ने के लिए काम में लिया गया मोटार। इसे आप आज के सीमेंट जैसे समझ सकते हो, पर यह मोटार आज के सीमेंट से कहीं बेहतर था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये आज भी साइंटिस्ट सेम वैसे ही मोटार को नहीं बना पाए, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट थे जिनको साइंटिस्ट अभी तक नहीं समझ पाए। इन पिरामिड्स के ऊपर लाइमस्टोन की एक परत चढ़ाई गई थी, जिससे ये दिन की रोशनी में काफी तेज चमकते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, सर्दी, गर्मी, बारिश और तूफान की वजह से कुफू और मेनकोरे के पिरामिड्स के लेयर डैमेज हो गए। लेकिन खापरे के पिरामिड्स में अभी भी टॉप पर थोड़ा पार्ट बचा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। इजिप्शियन जो थे वो केवल आर्किटेक्चर में ही एक्सपर्ट नहीं थे, एस्ट्रोनॉमी की भी काफी अच्छी जानकारी रखते थे। उस वक्त कंपास जैसी कोई चीज नहीं थी, फिर भी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को ऐसा बनाया गया ताकि उसकी चारों साइड्स नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट की तरफ पॉइंट करें। उस वक्त इनको इतनी सटीक डायरेक्शन कैसे दी गई, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है।